मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। सौर्य को तो जैसे उसके टकराने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन आरोही की बात सुनकर वो उसे घूरने लगा। आरोही ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो घबराई और 2 कदम पीछे हो गई। सॉरी सॉरी खड़ आई मीन मिस्टर संघानी, माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं था, आपको लगी तो नहीं? उसकी बात सुनकर सौरभ की भौहें तन गई। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपको कैसे लग सकती है मुझसे? सॉरी सॉरी, लग तो मुझे गई, लेकिन कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर सौरभ सर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। आरोही, हे भगवान, खड़ूस कहीं के, डरा दिया मुझे। सौरभ, सुनाई दे रहा है मुझे, वो जाता हुआ ही बोला। आरोही ने अपने दांतों के बीच से जीभ बाहर निकाली और खुद को डांटती हुई नीचे आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आरोही भी अब काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। आरोही परेशान सी सुरेखा जी के रूम की ओर जा रही थी। कुछ देर पहले ही सर्वेंट्स उसे कहकर गया था कि सुरेखा जी ने उसे बुलाया है। वो उसके रूम तक पहुंची और डोर नॉक किया। अंदर आ जाइए आरोही, उन्होंने कहा तो वो आरोही अंदर आई। सौर्य भी वहीं था। उसे देखकर आरोही को और घबराहट होने लगी। आपने बुलाया आंटी जी? वो बोली। हाँ, यहाँ आइए, हमारे पास बैठिए, सुरेखा जी ने कहा। आरोही उनके पास आकर सोफे पर बैठ गई। सामने वाले सोफे पर शौर्य बैठा हुआ था। जी, कुछ काम था आपको मुझसे? आरोही ने पूछा। सुरेखा जी उसके हाथ पे अपना हाथ लेकर बोली, बेटा, आपके पापा ने अपने आखिरी वक्त में आपकी जिम्मेदारी हमें सौंप कर गए हैं। उनकी बात सुनकर आरोही की आंखों में नमी आ गई। सुरेखा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, आपको दुखी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बस आपके पापा ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है उसे निभाना चाहते हैं। आरोही ने सवालिया निगाहों से उनकी ओर देखा। आज हम आपकी जिंदगी का फैसला करना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। आरोही, आंटी, अगर आप कोई फैसला ले रही है तो सोच समझ कर ही ले रही होंगी, हमें आपका हर फैसला मंजूर है। आरोही, एक बार पहले सुन लो माँ क्या कर रही है, शौर्य बोला। उसकी बात सुनकर आरोही सुरेखा जी की ओर देखने लगी। बेटा, हम तुम्हें अपने घर की बड़ी बहू बनाना चाहते हैं, तुम्हारी और शौर्य की शादी करवाना चाहते हैं, ताकि आप हमेशा हमारी नजरों के सामने रहें। और हमने जो विनोद से वादा किया था हमेशा तुम्हारा ध्यान रखने का, वो कर सके। हम शौर्य से ज्यादा इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर आरोही चुप हो गई, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इतने दिनों से वो इस घर में रह रही थी और सुरेखा जी ने उसका बेटी की तरह ध्यान रखा था। वो उन्हें मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो और शौर्य एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी के लोग हैं। शौर्य हमेशा सोच समझकर और परफेक्टली काम करने वाला इंसान है, और वो बिना सोचे कुछ भी करने वाली नासमझ लड़की। वो इसमें खोई हुई थी कि सुरेखा जी ने कहा, बेटा, आपको हमारे इस फैसले से कोई एतराज तो नहीं है ना? आरोही ने उनकी ओर देखकर कहा, नहीं आंटी जी, जैसा आपको ठीक लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बात सुनकर सुरेखा जी ने खुशी से उसे गले लगा लिया। हमें यकीन था आप मना नहीं करेंगी। जी आंटी, आरोही ने कहा। बेटा, अब आंटी नहीं माँ कहिए। आरोही ने उन्हें देखा और फिर धीरे से बोली, जी माँ। माँ बोलते हुए उसकी आवाज कांप उठी, क्योंकि उसने अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था। सुरेखा जी ने उसका माथा चूमते हुए बोली, हमारी प्यारी बच्ची। आरोही मुस्कुराई और कुछ देर बाद अपने कमरे में चली गई। शौर्य पूरे समय आरोही को ही देख रहा था। वो उसके हाव भाव से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर बाद शौर्य आरोही के कमरे में आया। उसने दरवाजा नॉक किया तो आरोही, जो कि बेड पर बैठी थी, शायद अपना कोई प्रोजेक्ट बना रही थी। उसे देखकर वो जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हुई। उसकी हड़बड़ी की वजह से कुछ पेंसिल्स और कलर्स नीचे गिर गए। उसने बेचारगी से शौर्य की ओर देखा। शौर्य अंदर आया और वो पेंसिल और कलर्स उठाकर बेड पर रखते हुए बोला, तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एकटक शौर्य को ही देख रही थी। शौर्य, कुछ बात करनी थी, उसने कहा। आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाई। क्या तुम्हारा मौन व्रत है? आरोही ने फिर से ना में गर्दन हिलाई, और फिर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि शौर्य ने अभी उसे इसलिए ही टोका, तो वो बोली, नहीं नहीं, कहिए क्या बात करनी है? शौर्य,
बैठकर बात करें। आरोही ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई और सोफे पर आकर बैठ गई। शौर्य ने अपनी गर्दन हिलाई और उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गया। शौर्य, तुमने अपनी मर्जी से ही शादी के लिए हाँ कही है ना? आरोही गर्दन नीचे करके बैठी हुई थी। उसने हाँ में गर्दन हिलाई। शौर्य, क्या तुम गूंगी हो? आरोही ने झट से अपनी गर्दन उठाई और उसकी ओर देखकर नाम में गर्दन हिलाई। तो हमेशा मुंडी क्यों हिलाती रहती हो? मतलब हमने अपनी मर्जी से ही हाँ कही है। इतना बोलकर उसने वापस अपनी गर्दन झुका ली। शौर्य खड़ा हुआ और जाते हुए रुका और आरोही के सर पर हाथ रखकर बोला, जो भी डिसीजन लो अपनी मर्जी से लेना, किसी के दबाव में या एहसानों के तले दबकर मत लेना। इतना बोलकर वो रूम से बाहर निकल गया। आरोही की आंखों में नमी ने जगह ले ली। अगले दिन आरोही और रिद्धि को प्रोजेक्ट सबमिट करना था, तो उन्होंने कॉलेज जाना था। दोनों अपना सामान लेकर नीचे आई। शौर्य और बाकी सब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आरोही और रिद्धि भी आकर अपनी जगह पर बैठ गई। रिद्धि, भाई प्लीज, क्या आप हमें कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? उसने इतना बोला ही था कि आरोही बोली, नहीं। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे। शौर्य, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो उसे घूरते हुए बोला। आरोही, नहीं, वो मेरा मतलब है कि खामखा आपको परेशान करना, इससे अच्छा हम टैक्सी से चले जाएंगे, उसने डरते हुए ही जवाब दिया। शौर्य, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। इतना बोलकर वो अपना नाश्ता करने लगा। शौर्य उठते हुए बोला, बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना दोनों। रिद्धि, आरोही जल्दी कर वरना भाई गुस्सा होंगे, मैं जा रही हूँ, तू आ जाना। इतना बोलकर वो चली गई। आरोही, रुको तो मैं, लेकिन तब तक वो चली गई। कुछ देर बाद रिद्धि और आरोही दोनों बाहर आई। शौर्य ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वो खुद से ड्राइव करने वाला था। सिद्धि आकर जल्दी से पीछे की सीट पर बैठ गई तो आरोही भी उसके पास बैठने लगी। तो शौर्य बोला, ड्राइवर नहीं हूँ तुम दोनों का। रिद्धि ने उसे आगे बैठने का इशारा किया तो न चाहते हुए भी उसे आगे बैठना पड़ा। उसने बुरा सा मुंह बनाया और दरवाजा खोलकर उसके पास बैठ गई। शौर्य ने उसे ऐसे आड़े टेढ़े मुंह बनाते देख अपनी गर्दन हिलाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर में ही वो लोग कॉलेज पहुंच गए। शौर्य, शाम को ड्राइवर भेज दूंगा, अकेले मत आना दोनों। रिद्धि, जी भाई। वो उन्हें ड्रॉप करके ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को ड्राइवर दोनों को कॉलेज से लेने आया। सबने डिनर किया। शौर्य अभी तक नहीं आया था, आज वो लेट आने वाला था। सब डिनर करके अपने अपने कमरों में चले गए। आरोही भी अपने रूम में आई। उसे कुछ नोट बनाने थे तो वो अपना काम करने लगी। उसने अपना काम कंप्लीट किया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो बहुत देर से एक ही जगह पर बैठी हुई थी तो उसकी कमर भी दर्द कर रही थी, इसलिए वो थोड़ा टहलने के लिए नीचे आई। वो घर से बाहर आई और गार्डन में आकर अपनी चप्पल उतारकर नंगे पैर ही चलने लगी। उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। कुछ देर चलकर वो वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गई और ऊपर एक टक आसमान में देखने लगी। उसकी आंखों में नमी ने जगह ले ली। आज वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। मम्मा को खोया तब वो बहुत छोटी थी, इसलिए अपनी मम्मा की एक भी याद उसके पास नहीं थी। लेकिन जब से होश संभाला था उसके पापा हमेशा उसके पास ही रहे थे। माँ बाप दोनों का प्यार उन्होंने दिया था। उसकी आंखों में अब बेहिसाब आंसू थे। वो खोई हुई थी कि उसने अपने सर पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने मुड़कर देखा तो शौर्य था। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। शौर्य, बैठो ना, वो वहीं बेंच पर बैठते हुए बोला। आरोही भी उससे थोड़ी दूरी बनाए बैठ गई। शौर्य, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? उसने जल्दी से नाम में अपनी गर्दन हिलाई। शौर्य, फिर ये आंसू, क्यों रो रही हो? उसका इतना बोलना ही था कि वो बिलख पड़ी। वैसे भी बड़ी मुश्किल से उसने अपना रोना रोक रखा था, जिस वजह से उसका गला भी दुख रहा था। शौर्य ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ आरोही, क्यों रो रही हो? उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो। पापा की बहुत याद आ रही है, वो सिसकती हुई बोली और उसके सीने पर से लग गई। शौर्य उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। क्या बोलता, वो इतनी छोटी थी और हमेशा अपने पापा के साथ ही रही थी। उनकी याद आना तो लाजमी था। बहुत देर तक रो लेने के बाद भी जब वो चुप नहीं हुई तो शौर्य ने उसे खुद से अलग करना चाहा, जिससे उसे चुप करा सके, लेकिन आरोही ने और कसकर उसे पकड़ लिया। वैसे वह उससे दूर नहीं होना चाहती थी। शौर्य ने भी अब उसे हक कर लिया। उसका एक हाथ उसके कमर पर था और दूसरा उसके बालों पर चल रहा था। कुछ देर बाद भी वो चुप नहीं हुई तो वो बोला,
आरोही, चुप हो जाओ बेटा, ऐसे नहीं रोते, उसने अपनी आवाज़ में हो सके उतनी नमी लाते हुए कहा। जब वो किसी से इतनी कामली बिहेव करता हो, वरना तो वो हमेशा सबको डांटता रहता था। दहशत फैला रखी थी उसने। कुछ देर बाद आरोही उससे अलग हुई। पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और शौर्य की शर्ट भी कुछ भीग गई थी। शौर्य ने अपने जेब से रुमाल निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। आरोही, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी वजह से आपकी शर्ट भी खराब हो गई, आप मुझे दे देना, मैं धो दूंगी, वो जल्दी से बोली। शौर्य को महसूस हुआ कि वो उससे कुछ ज़्यादा ही डरती थी। शौर्य ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए खुद ही रुमाल से उसके आंसू पोंछने लगा। आरोही एकदम स्थिर बैठी हुई थी, बिना हिले डुले। उसे लग रहा था कि अगर वो हिली तो कहीं वो उसे डांटने न लग जाए। शौर्य, चलो अंदर और दोबारा ऐसे अकेले मत बैठना, अगर पापा की याद आए तो मेरे पास आ जाना, वो बोला। आरोही ने फिर से सहमति में अपनी गर्दन हिलाई। उसकी इस आदत पर उसे हंसी आ गई। वो उठी और घर के अंदर जाने लगी। फिर कुछ याद आते ही वो मुड़कर बोली, आपने खाना खाया? शौर्य, नहीं, बस अभी खाऊंगा, वो बोला। आरोही, अच्छा, फिर आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गर्म करती हूँ। इतना कहकर वो बिना उसकी बात का इंतजार किए ही अंदर चली गई। शौर्य ने अपनी गर्दन हिलाई और वो भी अंदर आ गया। कुछ देर बाद ही वो फ्रेश होकर आया। अब तक वो खाना लगा चुकी थी। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसके प्लेट उसकी और खुद उसके लिए ग्लास में पानी निकालने लगी। शौर्य, मैं ले लूँगा, तुम जाओ, आराम करो, काफ़ी रात हो गई है, उसने कहा तो उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और जाने लगी। अभी वो 2 कदम चली ही थी कि नीचे बिछी कारपेट में उसका पैर फंसा और वो लड़खड़ाई। शौर्य ने उसकी कलाई थाम ली। संभल कर, वो बोला, और जब वो ठीक से खड़ी हो गई तो उसने उसकी कलाई छोड़ दी। सिद्धि, जो कि पानी लेने आई थी, वो ये देख चुकी थी। अपने भाई का आरोही की इतनी परवाह करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। शायद वो जलन महसूस कर रही थी, क्योंकि बचपन से ही पूरे परिवार में वो अकेले ही लड़की रही थी, इसलिए सबकी लाडली थी, और शौर्य की तो कुछ ज़्यादा ही, इसलिए उसे आरोही से चिढ़न सी होने लगी थी। अगले दिन सब डाइनिंग एरिया में थे। रिद्धि और आरोही अब तक आ नहीं थी। सब उन्हीं का वेट कर रहे थे कि तभी आरोही के कमरे से कुछ आवाज़ें आई। दोनों किसी बात पर बहस कर रही थी। उनकी आवाज़ें सुनकर घर के लोग उसके कमरे के ओर गए। रिद्धि, आरोही, तू ध्यान नहीं रख सकती थी? ये मेरी फेवरेट शर्ट थी और तूने इसे जला दिया। आरोही, मैंने जलाया नहीं सिद्धि, वो गलती से जल गया। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, क्योंकि हमें देर हो रही थी कॉलेज के लिए। रिद्धि, हेल्प? झूठ क्यों बोल रही है आरोही? तूने जानबूझकर किया ना? तू वैसे भी मेरी चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है। आरोही, मैं जानबूझकर क्यों करूँगी रिद्धि? और मैं तेरी कौन सी चीज़ के पीछे पड़ी हूँ जो तू मुझे ऐसा बोल रही है? रिद्धि, पड़ी ही तो है ना, मेरे घर में तो आ ही गई है, अब मेरे भाई को भी मुझसे छीन रही है। तू अपने घर क्यों नहीं चली जाती आरोही? रिद्धि, उसकी बात सुनकर शौर्य चीखा और रूम के अंदर आते हुए बोला, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? वो दोस्त है ना तुम्हारी? उसकी बात सुनकर रिद्धि कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि आज से पहले शौर्य ने कभी उससे ऐसी बात नहीं की थी। वो हमेशा उससे प्यार से ही बात करता था। वो रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। बाकी सब भी रूम के बाहर चले गए, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। शौर्य बाहर जाने लगा। सुनिए, आरव की आवाज़ सुनकर शौर्य के कदम रुक गए। दोनों के बीच बस 2 कदमों का ही फासला था। शौर्य अब भी उसकी ओर पीठ किए हुए ही था। वो वैसे ही बोला, आरोही, मुझे मेरे घर जाना है। उसकी बात सुनकर शौर्य की मुट्ठियाँ कस गई। वो बोला, ये तुम्हारा ही घर है। इतना बोलकर वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि वो आरोही पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। शौर्य बाहर आकर सीधा ऑफिस के लिए निकलने लगा तो सुरेखा जी बोली, बेटा नाश्ता? भूख नहीं है माँ, वो उनकी बात का जवाब देता हुआ ही घर से बाहर निकल गया। आरोही आज कॉलेज नहीं गई थी। उसे रिद्धि की बातों का बहुत बुरा लगा था। आज से पहले उससे इस तरह से बात किसी ने नहीं की थी। उसने कुछ सोचा और रूम से बाहर निकलकर सुरेखा जी के कमरे की ओर चली गई। सुरेखा जी अपने कमरे में सोफे पर बैठी हुई थी। उसने दरवाज़ा नॉक किया। आंटी, अंदर आ जाऊं? सुरेखा जी, हाँ बेटा आओ। वो अंदर आई और उनके पास कुछ दूरी आकर बैठ गई। सुरेखा जी, बेटा क्या हुआ, कुछ कहना है आपको? आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाई। सुरेखा जी, बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? वो मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। सुरेखा जी, लेकिन बेटा?
आंटी जी प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए कि मैं रिद्धि की बातों की वजह से ऐसा बोल रही हूँ। मैं बस कुछ दिन अपने घर अपने पापा की यादों के साथ रहना चाहती हूँ। सुरेखा जी लेकिन आरोही, आंटी जी प्लीज़ मना मत कीजिए, मैं कुछ दिन रहकर आ जाऊंगी पक्का। सुरेखा जी ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो यही सही, लेकिन 2 दिन बाद तीसरे दिन आप मुझे घर में चाहिए। आरोही आप पक्का आ जाऊंगी, वो मुस्कुराती हुई बोले। कुछ देर बैठकर वो अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही सुरेखा जी ने शौर्य को फ़ोन किया। उधर शौर्य कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर भारद्वाज के साथ मीटिंग में था, इसलिए वो उनका फ़ोन नहीं उठा पाया। वो मिस्टर भारद्वाज को होटल के मैप के बारे में समझा रहा था। 2 घंटे की मीटिंग में वो अपने आइडिया से मिस्टर भारद्वाज को इम्प्रेस कर चुका था। मिस्टर भारद्वाज, मिस्टर संगानी, आई एम इम्प्रेस्ड, आप और आपकी टीम हमारा होटल बनाएंगी। वो शौर्य से हाथ मिलाता हुआ बोला। शौर्य ऑफ कोर्स मिस्टर भारद्वाज, इट्स आवर प्लेजर टू वर्क विद यू। उसने भी हाथ मिलाया। मिस्टर भारद्वाज आइए लंच करते हैं, वो बोला। उसके बाद वो मिस्टर भारद्वाज के साथ लंच करने अपने केबिन में चला गया। दोनों ने साथ लंच किया और मिस्टर भारद्वाज फिर अपने किसी दूसरे काम के लिए निकल गए। उसके बाद जाने के बाद शौर्य अपनी चेयर पर आकर बैठा और पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला। सुरेखा जी के 5 मिस्ड कॉल थे। शौर्य ने उन्हें कॉल किया। हेलो माँ, आपके इतने मिस्ड कॉल, सब ठीक है ना? उसने पूछा। हाँ बेटा सब ठीक है, लेकिन आरोही। उसके बाद उन्होंने उसे सब बता दिया। उसकी बात सुनकर शौर्य को बहुत गुस्सा आया। वह उसे सुबह ही कहकर आया था कि उसे कहीं नहीं जाना है, लेकिन ये लड़की कितनी जिद्दी थी। डोंट वरी माँ, मैं देखता हूँ, उसने इतना बोला और फ़ोन काट दिया। वो उठा और गाड़ी की चाबी उठाते हुए केबिन से बाहर निकल गया। पार्किंग में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर आरोही के घर के लिए निकल गया। इधर आरोही अपने पापा के कमरे में थी। वो पूरा कमरा घूमकर देख रही थी। वो अपने पापा की तस्वीर के पास आई। उसने कांपते हाथों से दिला जलाया और आंखें बंद कर ली। रह रहकर आंखों की नमी गालों पर आ ही गई। अगर तुम इसे रोओगी तो अंकल को अच्छा नहीं लगेगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। शौर्य था जो एकटक उसे ही देख रहा था। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? अपने साथ ही ले जाते ना, वो रोती हुई बोली। शौर्य उसके पास आया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, मौत के सामने किसी की नहीं चलती ना आरोही। जाने वाले को जाना ही पड़ता है और पीछे जो है उसे जीना ही पड़ता है। और शौर्य के गले लग गई। हमें मुझे नहीं जीना, वो क्यों चले गए, मुझे उनके पास जाना है। इतना बोलकर वो बोलते बोलते सिसक रही थी। शौर्य ने उसके कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में भी हल्की सी नमी आई। कुछ देर बाद उसने उसे खुद से दूर किया और बोला, यहाँ क्यों आ गई, वो भी मुझे बिना बताए? आरोही, मेरा मन नहीं लग रहा था और आंटी जी को बता कर आई थी। शौर्य, और मुझे बताना ज़रूरी नहीं है, वो उसे घूरता हुआ बोला। आपका नंबर नहीं है मेरे पास, वो मासूमियत से बोली। उसकी बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और नंबर होता तो बता कर जाती, उसने पूछा। आरोही ने नाम में गर्दन हिलाई। शौर्य की भौहें तन गई। आपको बताती तो आप थोड़ी ना आने देते, वो अपना सर नीचे करते हुए बोली। ऑफकोर्स नहीं आने देता, मैं तुम्हें सुबह मना करके ही गया था, वो उसे घूरते हुए बोला। इसलिए तो नहीं बताया आपको, वो फट से बोली। शौर्य ने अपनी गर्दन हिलाई और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाते हुए बोला, अच्छा अब चलो जल्दी वापस घर चलते हैं। वो उसे हॉल तक ले आया था। उसकी बात सुनकर आरोही के कदम रुक गए। इस वजह से शौर्य भी रुककर उसकी ओर मुड़ा। आरोही, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। उसकी बात सुनकर शौर्य ने कसकर उसकी कलाई पकड़ी और अपनी ओर खींचा। इस वजह से आरोही उसके सीने से जा लगी। वो उसकी दोनों बाहों पकड़कर बोला, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? उसकी पकड़ और किस गई। दर्द की वजह से आरोही की आंखें छलक गई। उसने शौर्य की ओर देखा और बोली, प्लीज छोड़िए, दर्द हो रहा है। उसकी भरी हुई आंखें देखकर शौर्य ने उसे जल्दी से छोड़ दिया और उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गुस्से में वो हमेशा ही वो कर जाता था जो उसे नहीं करना होता। आरोही सिसकती हुई अपने कमरे में भाग गई। उसके जाते ही शौर्य ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। उसने खुद को शांत किया और आरोही के कमरे की ओर चला गया। आरोही अपने कमरे में मुंह के बल लेटी हुई थी, शायद रो रही थी। शौर्य ने एक पल के लिए आंखें बंद की और अंदर आया। वह उससे कुछ दूरी बनाकर बैठा और उसके सर पर हाथ फेरने लगा।
उसका एहसास होते ही आरोही उठकर बैठ गई। शौर्य, आई एम सॉरी आरोही, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। वो कुछ नहीं बोली, नजरें नीचे करके बैठी हुई थी। शौर्य, अच्छा चलो एक काम करते हैं, दोस्त बन जाते हैं, क्या कहती हो? वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आरोही ने झट से उसकी ओर देखा। बोलो, करोगी ना मुझसे दोस्ती? उसने पूछा तो आरोही ने हल्के से अपनी गर्दन नामे हिलाई। क्यों? उसने पूछा। आप बहुत डांटते हैं। वो नजरें नीचे करते हुए बोली। अच्छा, मैंने कब डांटा तुम्हें? मुझे नहीं डांटना, लेकिन सबको तो डांटते हैं। वो उसे देखकर झट से बोली। सबकी छोड़ो, अपनी बताओ, बोलो करोगी दोस्ती? उसने फिर से पूछा तो आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाई। शौर्य ने उसे इशारे से ही हाथ मिलाने को कहा तो आरोही ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ में दे दिया। अच्छा, अब घर भी चलना है या यहीं रुकना है? शौर्य ने कुछ देर बाद बोला। रुकना है, वो बोली तो शौर्य की नजरें उस पर आ गई। अच्छा ठीक है, अगर रुकना है तो एक शर्त है, मैं भी यहीं रुकूंगा तुम्हारे साथ। आरोही, क्यों? वो एकदम से बोली। शौर्य की बाहें तन गई, वो उसे घूरने लगा। देखिए, आप मुझे डांट नहीं सकते हैं, आपने अभी कहा था नहीं डांटेंगे। वो थोड़ी डरती हुई सी बोली। उसकी बात पर शौर्य ने नामे अपनी गर्दन हिलाई और उठते हुए बोला। मैं भी यहीं रुक रहा हूँ। इतना बोलकर वो अपना फोन पर किसी को कॉल करते हुए साइड में चला गया। आरोही ने उसकी ओर देखकर मुंह बनाया और घूरती हुई अपने कमरे में चली गई। शौर्य ने सुरेखा जी से कहकर अपने कपड़े और बाकी सामान मंगवा लिया था। वो अभी फोन पर बात ही कर रहा था कि उसके सामने से आते ही आरोही दिखी। पिंक कलर की टी शर्ट नुमा ड्रेस में वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी नजर थम ही गई। वो उन कपड़ों में रोज से काफी छोटी लग रही थी, अर्ली टीनेज गर्ल की तरह। वो किचन में गई और खाने की तैयारी करने लगी। अपनी बात खत्म करके वो उसके पीछे चल दिया। अंदर आरोही के हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। सब्जी बनाकर वो आटा गूंथ रही थी। सब काम वो एकदम परफेक्टली कर रही थी। वो दरवाजे से टक लगाए उसे ही देख रहा था। चलो कम से कम भूखा तो नहीं रखेगी कभी, वो मन ही मन बोला और वापस हॉल में आया। तब तक ड्राइवर भी आ गया था उसका सामान लेकर। आरोही, सोफे पर बैठे हुए ही उसने आवाज दी। जी? उसने अंदर से ही आवाज दी। ओह गॉड, ये लड़की! इतना बोलकर वो उठा और किचन की ओर चला गया। उसे लगा उसकी आवाज देने से वो आ जाएगी और पूछेगी कि क्या हुआ, लेकिन वो भी उसी की तरह वहीं से चिल्लाई। और उसे चिल्लम चिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं थी। इवन कोई जोर से बोलता तो भी उसे गुस्सा आ जाता था। वो किचन के दरवाजे तक आकर बोला, मुझे चेंज करना है, कोई रूम या गेस्ट रूम बता दो तो मैं फ्रेश हो जाऊं। सामने से लेफ्ट वाला मेरा रूम है, आप वहीं चले जाइए, वो पीछे से ही बोली। वो रोटियां बना रही थी। शौर्य अपना सामान लेकर रूम की ओर चला गया। पूरा कमरा पिंक और वाइट था। ज़्यादातर सारी चीज़ें, कर्टन, बेडशीट, सब कुछ पिंक कलर का ही था। उसे रूम के अंदर जाते ही एहसास हुआ कि वह किसी लड़की के कमरे में आया। उसे सीट्स की खुशबू आ रही थी, जैसे आरोही में से आती थी उसे। वो वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर चेंज करके आया। उसने टी शर्ट और लोअर पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल, जो कि गीले होने की वजह से उसने खुले छोड़ रखे थे, वरना वो बांध कर ही रखना था। वो वापस हॉल में आया। आरोही टेबल पर खाना ही लगा रही थी। जैसे ही वो बोल रखकर मुड़ी, शौर्य पर नजर पड़ते ही वो एकटक उसे ही देखने लगी। बड़ा शौड़ा लग रहा था वो। जब वो कुछ सेकंड तक नहीं मिली तो शौर्य ने उसके सामने चुटकी बजाई तो वो चौंक कर वापस अपने सेंसेस में आई और वापस किचन में चली गई। शौर्य आकर सोफे पर बैठ गया। वो भी प्लेट्स लेकर आई और साथ वाले सोफे पर बैठ गई। उसने शौर्य के आगे एक प्लेट रख दी और अपनी प्लेट में खाना सर्व किया और सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गई और प्लेट अपनी गोद में रखकर खाने लगी। शौर्य भौचक्का होकर उसे देख रहा था। क्या इस लड़की में इतनी भी मेहनत नहीं है कि पहले घर आए गेट्स को सर्व किया जाता है? उसने मन ही मन सोचा। वो अब भी अपने में ही मस्त खा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी उसके हाथ रुक गए। वो बोली, क्या हुआ, आपको खाना नहीं खाना है? वो अब भी उसे सवाल कर रही थी। उसकी बात को शौर्य ने टोटली इग्नोर किया और अपनी प्लेट में सर्व करने लगा। दोनों ने खाना खाया। उसके बाद आरोही बर्तन लेकर किचन में आई और प्लेट्स धोने लगी। तभी शौर्य आया। आरोही की पीठ उसकी ओर थी। वो अंदर आया। जैसे ही उसे आहट हुई वो मुड़ी। शौर्य के देखते ही वो बोली, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? उसने पूछा। हाँ, वो ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, तुम बता दो सामान, मैं बना लूँगा, वो बोला।
तो आरोही ने उसे कॉफ़ी और बाकी चीज़ें दे दी और वापस बर्तन धोने में लग गई। आप मेरे कमरे में सो जाइए, मैं पापा के कमरे में सो जाऊंगी, वो बोली। उसने बस इतना कहा और कॉफ़ी लेकर चला गया। कुछ देर बाद आरोही भी अपने पापा के रूम में चली गई। वो अंदर आई, बेड पर बैठी वो पूरा कमरा एकटक देख रही थी। कमरे के हर कोने में उसके साथ अपने पापा की याद थी। उसके दिमाग में सब किसी रिप्ले की तरह चलने लगा। बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें आंखों के आगे से आ गुजरी। ना चाहते हुए भी आंखों की नमी गालों पर उतरी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पापा, उसके मुंह से अनायास ही निकला। ये सुनते ही पीछे खड़े शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुड़ी और शौर्य को देखकर उसे बैठे बैठे ही हक कर लिया। शौर्य ने का एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरा उसके सर पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।